हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं खिमेंद्र शर्मा नए वीडियो लेक्चर के माध्यम से उपस्थित हूँ। छात्रों, आज का टॉपिक है एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ये टॉपिक के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। छात्रों, एनसीटीई के बारे में क्लास में कई बार मैंने चर्चा की है आपके साथ। आपको कई बार बताया है कि आपका जो कोर्स जो चल रहा है बीएड का, जो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं टीचर एजुकेशन, ये एनसीटीई के ही अंतर्गत आता है। और मैंने ये भी कहा होगा, आपसे कई बार कहा है कि ये टॉपिक ऐसा है एनसीटीई कि आपको याद होना चाहिए और इम्पोर्टेंट भी है। बाई चांस आपसे कोई पूछने लगे एनसीटीई क्या है, तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे सामने भी मैंने भी देखा है कि जब वाइवा वगैरह होता है उसमें एनसीटीई के बारे में पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म के बारे में पूछ लिया जाता है, तो छात्रों को, कुछ लोगों को पता नहीं होता, उसका ज्ञान नहीं होता कि एनसीटीई क्या है। ठीक है छात्रों, तो हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। संपूर्ण राष्ट्र में टीचर एजुकेशन को नियोजित एवं समन्वित विकास को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक शिक्षा प्रणाली के मानक एवं गुणवत्ता निर्धारण करने एवं उनकी समुचित देखरेख करने तथा अध्यापक शिक्षा संबंधी अन्य विचारों पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने इसका गठन करने का निश्चय किया। जो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड, अध्यापक शिक्षा से संबंधित जितने शिक्षण संस्थान होते हैं वो इनके अंडर में ही कार्य करते हैं। टीचर एजुकेशन से संबंधित जो भी नॉर्म्स बनाना, मानदंड तैयार करना, क्वालिफिकेशन तैयार करना, अहर्ता तैयार करना, वो सब एनसीटीई का ही कार्य होता है। इसके बारे में सामान्य परिचय के बारे में हम बात करते हैं। इंट्रोडक्शन, कब स्थापित हुई, कब क्या हुआ। ठीक है छात्रों, तो शिक्षा आयोग का नाम सुना होगा आपने, कोठारी आयोग के बारे में मैंने कई बार कई कमीशंस हैं जिनके बारे में क्लास में बीच में आपको बताता रहता हूँ। तो जो कोठारी आयोग था 1964-66 में जो बना, उसने सुझाव दिया। उसके सुझाव के आधार पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय यानी एमएचआरडी के एजुकेशन मिनिस्ट्री के प्रस्ताव द्वारा सन 1973 में 73 में इसकी स्थापना की गई थी। बट ये असंवैधानिक थी, इससे संबंधित कोई कानून पारित नहीं किया गया था, सिर्फ ऐसे ही इसको स्थापित कर दिया गया था। सन 1976 में यानी 1976 में परिषद यानी एनसीटीई के एक सम्मेलन में इसके उद्देश्य, संरचना, मतलब इसके क्या उद्देश्य होने चाहिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होने चाहिए, इसके कार्य क्या होने चाहिए, इसके अधिकार क्या होने चाहिए, इस पर विचार किया गया। फिर एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तैयार की गई। योजना में इस संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की परिकल्पना की गई। यानी जो पॉलिसी बनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें प्लानिंग वगैरह जो होती है, उस प्लानिंग के अंतर्गत एनसीटीई को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के बारे में डिस्कशन किया गया, सोचा गया, विचार किया गया कि इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। क्योंकि उससे पहले जब संवैधानिक दर्जा इसको प्राप्त किया गया, उससे पहले इसके पास कोई चार्ज नहीं था, सिर्फ एक एडवाइज़र के रूप में कार्य कर रही थी। एडवाइज़र के रूप में, सलाहकार के रूप में गवर्नमेंट को, केंद्रीय सरकार को या राज्य सरकारों को सिर्फ सलाह दे सकती थी। ये इसके पास विशेष अधिकार नहीं थे। तो 1988 ईस्वी में यानी 1988 में उद्देश्य, संरचना आदि में अनेक संशोधन किए गए, क्योंकि ये संस्था असंवैधानिक थी। सन 1993 में संसद अधिनियम संख्या 73 पारित किया गया, जिसके द्वारा एनसीटीई को पूर्ण संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया। इस परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है। ये जो अधिनियम पारित किया गया था वो इस नाम से था, द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993। ठीक है छात्रों,
तो इसको 19 ये जो अधिनियम था टीचर एजुकेशन काउंसिल फॉर टीचर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 इसके आधार पर इसको पूर्ण संवैधानिक का दर्जा दिया गया, प्राप्त हुआ। इस परिषद ने अपने संवैधानिक दर्जा के अनुसार 1 जुलाई से लगभग 17 इसको स्थापित जो माना जाता है, स्थापना इसकी 17 अगस्त 1995 से विधिवत रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया। इससे पहले जब ये संविधान में एक्ट पारित नहीं हुआ था, उससे पहले यानी 73 से लेकर 93 तक 20 ईयर तक, लगभग 20 साल तक इसने जो कार्य किया वो उस समय जो सचिवालय था, सचिव के रूप में जो कार्य किया इसका, वो NCERT ने किया। ठीक है छात्रों, NCERT, उसके बारे में आपने पिछली वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ पढ़ा है। तो NCERT के लिए सचिवालय के रूप में कार्य कर रही थी, मतलब उसकी गाइडलाइन के आधार पर ये कार्य किया इसने 20 साल तक लगभग। ठीक है छात्रों, अब हम बात करते हैं इसके कार्य की, फंक्शंस ऑफ NCERT, कार्य क्या क्या हैं। कार्य के बारे में वैसे मैंने आपको बताया, NCERT जो है, जो जितने प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, अध्यापक शिक्षा से संबंधित जो प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, संस्थाएं होती हैं, वो इसके अंडर में ही कार्य करती हैं। उन संबंधित नॉर्म्स तैयार करना, ये सब इसके कार्य होते हैं। यानी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, ये सब इसके कार्य हैं। हम बात करते हैं इसके कार्यों पर। अध्यापक शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में सर्वेक्षण एवं अध्ययन करना एवं प्राप्त परिणामों को प्रकाशित करना, इसका कार्य है। यानी शिक्षा टीचर एजुकेशन से संबंधित रिलेटेड विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में सर्वे करना, स्टडीज़ करना, परिणामों को प्रकाशित करना। नेक्स्ट, इसका जो प्रशिक्षित टीचर होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए, सपोज दैट आपकी नियुक्ति हो जाती है, जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब लगती है, उसके लिए प्रशिक्षण संस्थाओं, जैसे आपने डाइट पढ़ा था, डाइट के बारे में पिछली वीडियो के माध्यम से आपने डाइट का अध्ययन किया है। तो डाइट में क्या है, डाइट एक प्रशिक्षण संस्थान तो है वो, तो उन प्रशिक्षण संस्थाओं की नियमबद्ध व्यवस्था करना, अर्थात प्रशिक्षित अध्यापकों की अधिकता व कमी की समस्या को दूर करने के लिए वांछित प्रावधानों की व्यवस्था करना, शिक्षा का विस्तृत प्रचार प्रसार करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर शैक्षिक संस्थाओं एवं योजनाओं की स्थापना करना, शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन के विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च को बढ़ावा देना, रिसर्च करना, इस परिषद के द्वारा निर्धारित मानकों, मार्गदर्शकों तथा स्तरों की समय समय पर जांच एवं समीक्षा करना। यानी इस मानक के आधार पर जो निर्धारित मानक हैं या मार्गदर्शन हैं, लेवल्स हैं, उनकी समय समय पर जांच करना कि मानक के आधार पर संस्थान में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, नॉर्म्स जो बनाए हैं उसके आधार पर सब कुछ सही चल रहा है नहीं, मतलब उसकी जांच करना, समय समय पर निर्देशन देना, गाइडलाइन तैयार करना, विभिन्न टीचर एजुकेशन रिलेटेड जो कोर्स हैं उसमें संशोधन करना, इसका कार्य है। देश में अध्यापक शिक्षा के विकास एवं समन्वय एवं पर्यवेक्षण करना, विद्यालय एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं के संबंध में निर्देश देना। यानी विद्यालय में जो नियुक्ति होती है उसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके संबंध में अपना मार्गदर्शन करना या निर्देश देना, गाइडलाइन तैयार करना, वो इसका कार्य होता है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करना। यानी टीचर एजुकेशन का कहीं व्यवसायीकरण तो नहीं हो रहा है, उस व्यवसायीकरण को देखते हुए उसको ध्यान में रखते हुए उसको रोकने के लिए सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई करना, यानी पैनल तैयार करना, ऑब्जर्व करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट, अध्यापन से पूर्व व बाद में आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करना, अध्यापक शिक्षा के लिए उपयुक्त योजनाएं, प्लानिंग तैयार करना, कार्यक्रम तैयार करना, केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकारों, राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों को सिफारिशें करना, ठीक है, सुझाव देना, अन्य वे सभी कार्य करना जो केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त हों।
इस तरीके से ये सारे इसके कार्य हैं। और जैसे सेवाकालीन शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अवसर देना, समय समय पर सेवाकालीन जो जॉब में हैं आवश्यकता अनुसार उन्हें जिस प्रशिक्षण की आवश्यकता है उससे संबंधित गाइडलाइन तैयार करना। पत्राचार शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करना, कॉरस्पॉन्डेंस जो कोर्स रहते हैं एजुकेशन है उसका क्या इम्पोर्टेंस है उसको स्पष्ट करना, उसको डिफाइन करना, उससे संबंधित मान्यता प्रदान करना। केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का निरीक्षण करना। देश में टीचर एजुकेशन का विकास यानी शिक्षक शिक्षा का विकास, उस पर कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन करना इसका कार्य है। शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया में सुधार करने हेतु अनेक अनुसंधान करवाती है तथा प्राप्त परिणामों को शिक्षक प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार हेतु अपनाना, ये इसका कार्य है। ठीक है छात्रों, ये बहुत सारे कार्य हैं। इसको जो भी कार्य हैं कहीं ना कहीं टीचर एजुकेशन में सुधार करना, उसकी गुणवत्ता में को बढ़ावा देना, गुणवत्ता बढ़ाना। और जो प्रशिक्षण संस्थान है, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनसे संबंधित गाइडलाइन तैयार करना, कोर्स से संबंधित गाइडलाइन तैयार करना, उनको ऑब्जर्व करना, ये सारे इसके कार्य हैं। एनसीटी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों जैसे यथा बीएड, एमएड, एनटीटी, एसटीसी, बीएसटी, सीबीपीएड, एमपीएड, डीपीएड, डीएड, डीएलएड, ये सारे कोर्स हैं आदि पाठ्यक्रमों का संचालन हेतु मान्यता प्रदान करना। ये संस्थाएं राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के पश्चात एनसीटी से मान्यता प्राप्त करने पर ही वैध मानी जाती हैं। यानी जब कोई संस्थान खुलता है, कोई महाविद्यालय खुलता है, कॉलेज ओपन होता है, तो जो मान्यता ली जाती है टीचर एजुकेशन संबंधी जो कोर्स होते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से टीचर एजुकेशन रिलेटेड कोर्स चल रहे हैं, पाठ्यक्रम चल रहे हैं। जैसे बीटीसी, यूपी में बीटीसी चल रहा था, यहाँ पे बीटीसी नहीं था, डीएलएड था। ठीक है, डीएड है, कहीं डीएलएड है, बीएलएड है, बीटीसी है, ये सारे कोर्स जो हैं, बीएड, एमएड अभी जो मैंने बताए थे वो, तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के पश्चात एनसीटी से भी मान्यता प्राप्त करने पर ही वैध मानी जाती हैं संस्थाएं। अर्थात एनसीटी की मान्यता के पश्चात ही शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन कर पाती हैं। ठीक है छात्रों, ये इसके कार्य हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसने एनसीटी के कार्यों में सहयोग के लिए रीजनल ऑफिस या आप कह सकते हैं रीजनल कमेटियाँ या क्षेत्रीय परिषद प्रत्येक क्षेत्र में एक एक स्थापित की गई है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित राज्य आते हैं। राज्य मतलब क्योंकि सेंट्रलाइजेशन अगर इसका किया जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। संपूर्ण राष्ट्र के जो प्रशिक्षण संस्थान है, टीचर एजुकेशन रिलेटेड इस पर कार्यभार रहता है, पूरी जिम्मेदारी रहती है, तो इसलिए डिवाइड कर दिया गया है 4 क्षेत्रों में। ठीक है, चारों दिशाओं में एक एक क्षेत्र है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ईस्ट में जो है आप कह सकते हैं पहला पूर्वी क्षेत्रीय समिति या पूर्वी क्षेत्रीय एनसीटी। ठीक है, ईस्टर्न रीजनल कमेटी। भुवनेश्वर, इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? भुवनेश्वर। इसके अंतर्गत जो राज्य आते हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है वेस्टर्न रीजनल कमेटी। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्रीय समिति या फिर पश्चिमी क्षेत्रीय एनसीटी। इसका जो मुख्यालय है वो भोपाल में है। भोपाल में इसके अंतर्गत ये राज्य आते हैं गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव। ठीक है छात्रों, नेक्स्ट है नॉर्थ में उत्तर क्षेत्रीय समिति, या आप कह सकते हैं उत्तर क्षेत्रीय एनसीटी, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। यहाँ पे इसका जो मुख्यालय है जयपुर में है।
इसके अंतर्गत दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यानी जो उत्तराखंड आता है वो जयपुर के अंतर्गत आता है, राजस्थान एवं चंडीगढ़। नेक्स्ट है लास्ट साउथ में, दक्षिण में जो है दक्षिण क्षेत्रीय समिति में बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। इसके अंतर्गत वही साउथ के सारे राज्य आ जाते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप एवं पांडिचेरी। तो यहाँ पर जो चारों क्षेत्र के हिसाब से जो कमेटी बनाई गई हैं या रीजनल ऑफिस जो बनाए गए हैं उनकी स्थापना की गई है, उसके अंतर्गत उसी क्षेत्र के राज्यों को ले लिया गया है। ठीक है, इन राज्यों से संबंधित जितने भी प्रशिक्षण केंद्र हैं, प्रशिक्षण संस्थान है, महाविद्यालय हैं, ठीक है, टीचर एजुकेशन रिलेटेड, चाहे वो बीएड हो, एमएड हो, ऑल ओवर इंडिया। ठीक है छात्रों, सभी को इन कोर्सों से संबंधित ये जो इनका संचालन होता है, गाइडलाइन तैयार करते हैं, ये हेड ऑफिस इन मुख्यालयों से होता है। और जो मेन मुख्यालय इसका है वो नई दिल्ली, वो है कहाँ पर, दिल्ली में। मैंने बताया था अभी आपको दिल्ली में है। ठीक है छात्रों, थैंक यू।